हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। बेटा पार्ट 2 में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस की फैमिली के बारे में, सीरीज वाली फैमिली और पैरेलल वाली फैमिली, और वहां पर उनके जो मेंबर्स होते हैं कैसे कैसे वो फूड को डिवाइड करते हैं, मतलब पोटेंशियल को डिवाइड करते हैं, क्या करंट की वैल्यूज होती है एंड ऑल। बच्चों आज पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, कि ये तार, पंखा, सारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्यों गर्म होती है, इन गर्म होने के पीछे इनकी एडवांटेजेस, इनकी डिसएडवांटेजेस सारी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट हमसे डाउट्स पूछने के लिए एंड पीडीएफ के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन आवर चैनल। सबसे पहले बच्चों सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल बटन दबाना मत भूलना एंड प्लीज डू शेयर। पार्ट 2 में हमने बात की थी फैमिली ऑफ द रेजिस्टेंस के बारे में, कि उनकी दो टाइप की फैमिली होती है, सीरीज फैमिली और एक कॉम्बिनेशन वाली फैमिली। और उसमें रेजिस्टेंस का जो लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़े रेजिस्टेंस की आपस में, कौन कितना खाना खाएगा, कौन कितना बांटेगा, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और आज बच्चों इस थर्ड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। बच्चों आज वाला जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो करंट में जितनी भी डिवाइसेस होती है, जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो मोबाइल का चार्जर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फैन हो, चाहे हमारी गाड़ी हो, या और भी बहुत कुछ लाइट वगैरह एंड ऑल, तो उनमें हीटिंग होती क्यों है, व्हाई द हीटिंग अकर्स, ये हीटिंग का रीजन क्या है, इस हीटिंग के क्या क्या फायदे हैं और इस हीटिंग के क्या क्या नुकसान हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों होता क्या है एक्चुअली, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा ढीठ है, इसको चलाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है, यानी कि वोल्टेज लगानी पड़ती है, तब जाके ये चलना स्टार्ट करते हैं, करंट पैदा होता है। लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन अपनी बदमाशी से बाज नहीं आते। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हुए चलते हैं, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो आपस में कोलिजन्स होते हैं इनके, मतलब भिड़ जाते हैं आपस में। तो उन कोलिजन्स की वजह से एक तरीके से एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जब वो हीट फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है तो उससे टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर अगर राइज होगा तो वहां पर हीटिंग प्रोड्यूस होगी। तो बच्चों ये तो कारण हुआ कि हमने पता किया कि ये एक्चुअल में हीटिंग हो क्यों रही है। तो बच्चों देखो, इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस चलाना स्टार्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे और ये आपस में एक दूसरे से, मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा गए तो इनकी वजह से क्या पैदा हुई, इनकी वजह से निकलेगी हीट, और इस हीट की वजह से क्या इंक्रीज होगा, इस हीट की वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हैंस वी कैन कॉल इट एज हीटिंग इफेक्ट। ठीक है बच्चों। अब वैसे बच्चों ये जो हीटिंग होती है, ठीक है ध्यान से समझना, ये हीटिंग जो होती है इससे हम कभी बच नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी बाज नहीं आएगा, यानी कि वो समझेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कभी समझेगा ही नहीं कि मुझे टक्कर नहीं लगानी है, तो वो हमेशा टकराता रहेगा। और उसी की वजह से क्या होता है, उसी की वजह से तो रेजिस्टेंस भी तो वही है। ठीक है, रेजिस्टेंस वही तो है कि इलेक्ट्रॉन चलना नहीं चाहता, उसको जबरदस्ती चलाया जाता है। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से एंड इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से इंक्रीज होती है, रिलीज होती है हीट। ठीक है बच्चों, अब ये जो हीटिंग है, इस हीटिंग से हम बच नहीं सकते, ये जो हीटिंग है ये इनइविटेबल है। इनइविटेबल मतलब ये तो होगी, चाहे हम कुछ भी कर लें, हीटिंग तो होगी ही होगी। तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये जो हीटिंग था, किसी भी डिवाइस को यूज करने पे हीट होना, यानी कि एक तरीके से एनर्जी का हीट में चेंज होना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी का लॉस था। अब इंसान का बच्चा यानी कि हम ह्यूमंस जो थे वो परेशान होना स्टार्ट हो गए कि यार ये जबरदस्ती आ रहा है हीटिंग, तो इसको कम करें, कैसे करें, क्या करें। तो अच्छा एक्चुअली इसको हम कम तो नहीं कर पाए, क्योंकि आप कोई भी डिवाइस यूज करोगे तो मोर और सो इट विल हीट, इवन योर फोन, व्हेन यू विल यूज योर फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम और पुट ऑन चार्जिंग देन इट विल हीट। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हम कम तो नहीं कर पाए, हीटिंग इफेक्ट से हम बच नहीं सकते, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता अभी तक के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि हमने पढ़ा था ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, तार है तो आर है, बाकी सब बेकार है। आर मतलब रेजिस्टेंस, हर एक तार में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी हीटिंग भी होगी ही होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमें समझ में आ गया, इसका मतलब इस हीटिंग को हम पीछा तो नहीं छुड़ा सकते। तो ह्यूमन ने बहुत सोचा कि यार क्या करूं। फाइनली उसने एक तरीका सोचा, उसने ये सोचा कि क्यों ना इस हीटिंग को एक यूजफुल तरीके से यूज किया जाए, यानी कि अगर हीटिंग हो ही रही है तो क्यों ना इसको यूज कर लिया जाए।
तो इंसान ने नए नए तरीके ढूंढने शुरू किए इसको हीट एनर्जी को यूजफुल बनाने के लिए। और आजकल आप देखो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आ गई है जो हीटिंग के ऊपर ऑपरेट करती है। फॉर एग्जांपल हीटर हुआ, हमारी लॉन्ड्री आयरन जो हुई, और हमारा टोस्टर जो हुआ, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये सारी हीटिंग एप्लीकेशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं। यानी कि हम इनमें ज़बरदस्ती और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करवाते हैं और फिर जो वो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम अपने यूजफुल वर्क के लिए यानी कि उपयोगी कामों के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बता देता हूँ, बेसिक सा नेचर का लॉ। ठीक है बच्चों, जो एनर्जी होती है वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल एनर्जी लाइट फॉर्म में निकल सकती है, एनर्जी साउंड फॉर्म में निकल सकती है, और एनर्जी हीट फॉर्म में निकल सकती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप इमेजिन करो कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ, दो तार आपस में भिड़ गए। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, उस शॉर्ट सर्किट में आपने देखा होगा लाइट यानी कि चिंगारी निकलती है, बहुत तेज आवाज भी आती है यानी कि साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो वहां से चीज गर्म भी हो जाती है, वायर्स पिघल जाते हैं यानी कि हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब उन वायर्स में जो एनर्जी थी उस एनर्जी की फॉर्म चेंज हो गई, कुछ फॉर्म लाइट एनर्जी में, कुछ फॉर्म साउंड एनर्जी में, और कुछ फॉर्म हीट एनर्जी में चली गई। वैसे टाइप ऑफ एनर्जी बहुत सारी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये अलग अलग सारी चीजें, ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। तो ये सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे इन डिटेल, लेकिन मेनली हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वहां से एनर्जी लॉस जो होगी वो इन तीन फॉर्म में होती है। यानी कि ये जो हीट है, हीट का रिलीज होना भी, इट्स हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यदि इलेक्ट्रॉन कोलिजन होता रहेगा इलेक्ट्रॉन का, तो हीटिंग में भी सारी एनर्जी चली जाएगी। और बच्चों एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी लाइन लिखता है, एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी लाइन लिखता है। एनसीईआरटी कहता है इफ द सर्किट इज रेजिस्टिव, if the circuit is resistive, मतलब रेजिस्टिव का मतलब है बच्चों की सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है और कोई एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल कि ये मान लीजिए ये एक सर्किट है, इसमें यहाँ पे वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी लगी है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है जिसका रेजिस्टेंस है R, ये पोटेंशियल है V। यानी कि इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, कोई बल्ब नहीं है, कोई अदर डिवाइस नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। एंड दीस काइंड ऑफ सर्किट्स इन विच ओनली रेजिस्टेंस इज देयर, दे आर कॉल्ड एज रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी लिखती है इफ द सर्किट इज रेजिस्टिव, कि अगर सर्किट रेजिस्टिव है तब भी जो हमारा सोर्स है वो सोर्स क्या होगा, सोर्स विल डिस्चार्ज, सारा का सारा सोर्स जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ये सोर्स था पोटेंशियल V, यानी कि इसके पास इतनी एनर्जी थी, इसका पोटेंशियल गया कहाँ, इसकी एनर्जी कहाँ गई, तो बच्चों इसकी एनर्जी चली जाएगी इन हीटिंग, लॉस इन हीटिंग। क्योंकि बच्चों अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस अगर है, रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब हीट जो है वो रिलीज करता रहेगा और धीरे धीरे इस वोल्टेज वाली सारी एनर्जी इस रेजिस्टेंस के थ्रू हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, यानी कि एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी। और ये जो सेल है वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, और ये पूरे तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी कि इसकी सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में धीरे धीरे सारी एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है, किस वजह से होता है। चलो आगे बात करते हैं। अब बच्चों एक काम करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर जब हमने पढ़ा था तो उस फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस चीज के बारे में डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था कि वोल्टेज जो होती है वो होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि WD/Q। यहां से क्या हम वर्क डन को लिख सकते हैं, वर्क डन विल बी वोल्टेज इनटू Q। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास होती है पावर। बच्चों पावर किसी भी चीज की हो हम उसको डिफाइन करते हैं, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों, और अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस पावर को एक्सप्लेन करेंगे, हियर दिस पावर इज कॉल्ड, हियर इट इज कॉल्ड एज, बताओ क्या बोलेंगे इसको, कौन सी पावर, अरे बोलो, यस, इलेक्ट्रिकल पावर, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू वर्क डन
और वर्क डन कितने टाइम में हुआ, यानी कि पर यूनिट टाइम में हर सेकंड कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज पावर। और अगर वर्क डन पर यूनिट टाइम है, वर्क डन हमारा क्या था, v इंटू क्यू, यानी कि v इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी। और इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू के नीचे मैं इस टी को ले जाऊँ, कोई डिफरेंस आएगा अगर नहीं आएगा। और बच्चों क्यू बाई टी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, आई यानी कि करंट। तो ये क्या बन जाएगा, वी आई, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज पावर इज इक्वल टू वी आई। और ये कौन सी पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये हो गया आपके लिए स्टार। ठीक है बच्चों, अब ये आपको याद नहीं रखना, वैसे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वोल्टेज होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये आपको पता ही है कि करंट होता है क्यू बाई टी, और पावर आपको सिर्फ पावर का ये कंसेप्ट याद रखना है कि पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। और अगर आपको वर्क डन पता है कि वर्क डन इज वी क्यू, तो आप पावर का ये वाला फॉर्मूला आराम से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पावर से देखो बच्चों, हमने क्या किया, हमने वर्क डन से ड्राइव किया पावर, और पावर से अब हम ड्राइव करेंगे हीट की कितनी हीट जो है वो रिलीज होगी, यानी कि कितनी एनर्जी जो है वो हीट फॉर्म में रिलीज होगी। तो ये हो गया इनका हिरार्की ऑर्डर, ये हो गया ऑर्डर। इस ऑर्डर में आप इसको याद रख सकते हैं कि हमें अगर वर्क डन पता है, वर्क डन से पावर निकालेंगे, पावर से हीट निकालेंगे। और बच्चों हीट एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से देखना, एक्चुअल में हीट जो है, दैट हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। कितने टाइम में हमें निकालना है, कितने टाइम की अगर हमें हीट पता करनी है, 10 सेकंड में कितनी हीट निकली, तो पावर इंटू 10 सेकेंड्स। तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि एक्चुअल में स्टार ये नहीं है, एक्चुअल में स्टार ये वाला है और एक ये वाला है। बच्चों ये है आपके स्टार। ठीक है, चलिए अब करके देखते हैं। तो इसका मतलब बच्चों हीट आ जाएगा पावर इंटू टाइम, यानी कि पावर का फॉर्मूला क्या है, वी आई इंटू टी। ठीक है बच्चों, और अगर वी आई इंटू टी हमने लिख दिया, और v को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता ही है ओम्स लॉ से v इज इक्वल टू आई आर होता है। इसका मतलब h इज इक्वल टू वी की जगह पे मैं अगर आई आर पुट कर दूँ, आई आर इंटू आई इंटू टी, तो ये हीट क्या हो जाएगा, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या, बोलो बोलो बोलो। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो, अगर आपको सिर्फ इतना सा पता है, ये सारी चीजें आप खुद ड्राइव कर सकते हो, और अगर 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, वीडियो को 2 बार रिवाइंड करके देख लोगे, ठीक है, एक बार एग्जाम से पहले जरूर वीडियो देख लेना, पक्का सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे भगवान की दुआ से, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला आ गया, ये जो हमारे पास डिराइव्ड इक्वेशन आई, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी बाय आर। ठीक है बच्चों, अभी भी बिल्कुल ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। अब देखो v इज इक्वल टू आई आर था, यानी कि आई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इसको v स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि वी कैन राइट इट एज h इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी बाय आर। तो ये एक और हीट का जो है फॉर्मूला बन गया। अरे बोलो, ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने इसकी बेसिक कंसेप्चुअल इक्वेशन यानी कि फॉर्मूलाज को ड्राइव करना सीखा। कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ हमें ड्राइव करने की कोशिश करनी है, यानी कि ये भी जो फॉर्मूला है वो भी एक हीट का फॉर्मूला है, यहाँ से भी हम हीट के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दिया जाए और एक वोल्टेज V लगा दी जाए, अगर किसी सर्किट में R रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, V वोल्टेज लगा दी जाए, तो यहाँ पर जो हीट रिलीज होगी V स्क्वायर बाय R और इंटू टी इंटू टाइम की कितने टाइम में वो रिलीज हो रही है, ये सारी चीजें यहाँ पर इसका हीट रिलीज बताएगा, यानी कि एनर्जी किस रेट से बाहर आ रही है, हीट रिलीज हो रही है रेजिस्टेंस के थ्रू, बिकॉज इट इज अ रेजिस्टिव सर्किट, जो हमने थोड़ी देर पहले अभी समझा था। ठीक है बच्चों, चलिए, और यानी कि धीरे धीरे जब ये हीट निकलती रहेगी और ये सेल जो है वो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। अब चलिए बच्चों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग की, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग, यानी कि अब बात आती है हीटिंग एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बच्चों जो हीटिंग इफेक्ट है ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, इस हीटिंग के बारे में बात करते हैं। और देखिए बच्चों क्या बात करेंगे। बच्चों नॉर्मली हम बात करते हैं, अभी हमने बात की कि हीटिंग हमारे लिए जो है वो अनडिजायरेबल होती है, बट इंसान ने इसको भी यूजफुल बना दिया। यूजफुल का मतलब हम इस हीटिंग जो हमारे लिए सरदर्द बन चुकी थी, जिससे हम बच नहीं पा रहे थे, जो हमारे लिए हम हर जगह एनर्जी का लॉस थी एक तरीके से, हमने उसको यूजफुल बना दिया। और यूजफुल कैसे बना दिया,
तो कभी कभी हीटिंग इलेक्ट्रिक बच्चों क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बना दी, ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस बना दी जैसे कि बच्चों जो हमारी इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन होती है कपड़ों पे प्रेस करने के लिए, टोस्टर होता है, किचन में रखा हुआ ओवन होता है, इलेक्ट्रिक केटल होती है, हीटर होता है, और ये सारी चीजें वो हैं जहां पर हम इस हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि इलेक्ट्रिक केटल हो गई, और बताओ बच्चों क्या क्या आएगा, हीटर आ जाएगा, हीटर, टोस्टर, लॉन्ड्री आयरन। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें, तो इनमें हमने क्या किया, इस हीटिंग को, ये जो हीटिंग थी इसको हमने अपने यूजफुल काम के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हमने इसको यूजफुल बना दिया। ठीक है बच्चों, और कभी कभी बच्चों इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से, जो ये हीटिंग इफेक्ट था ये हर डिवाइस में हो रहा है, और इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से कई बार हमारी सारी कैलकुलेशंस और उस सर्किट का जितना भी, उस इलेक्ट्रिक सर्किट की ऑब्जर्वेशन जो होती है वो भी चेंज हो जाती है। आगे जाके आप जब 11th 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार अगर हम किसी सर्किट में बहुत देर तक अगर उसको प्लग इन करके छोड़ दे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फ्लो होने दे, तो कुछ देर बाद उसकी रीडिंग्स जो है वो अपने आप चेंज होने लग जाती है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से जैसे जैसे वायर हीट होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होने लगती है। आपको पता ही है, हमने एक टर्म पढ़ी थी रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी किसी भी मेटल की फिक्स थी, ठीक है, मटेरियल की फिक्स थी, भगवान ने फिक्स करके भेजा, लेकिन उसको एक चीज से चेंज किया जा सकता था, दैट टू बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी कि इसको टेम्परेचर करके चेंज किया जा सकता था। और जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा यानी कि मटेरियल का नेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी सारी रीडिंग्स जो है वो गड़बड़ा जाएंगी। तो बच्चों इस एप्लीकेशन में हमें सिर्फ दो एप्लीकेशन पढ़नी है, एक हमें पढ़ना है बल्ब और दूसरा हमें पढ़ना है फ्यूज। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें हमें पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में, और वो फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारी होगी दैट विल बी इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक बल्ब देखो बच्चों, आप सबने बल्ब देखा है। बल्ब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कांच का कवर होता है उसके ऊपर, और नीचे जो है वो उसका होल्डर होता है, यानी कि उसकी साफ्ट होती है, और बीच में ऐसे देखा होगा आपने, यहाँ पर बीच में उसका फिलामेंट होता है। और जब हम इसको बल्ब को किसी सर्किट में लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो ये फिलामेंट जो है इससे लाइट एमिट होना स्टार्ट हो जाती है, और ये हमारा होता है बल्ब। ठीक है बच्चों, यानी कि बल्ब का यूज क्या होता है, बल्ब का यूज होता है इन प्रोड्यूसिंग लाइट। तो बच्चों बल्ब क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। और अगर लाइट प्रोड्यूस करता है इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा हीट होना पड़ेगा। हीटिंग के बाद इट हैज टू रिटेन मोस्ट ऑफ हीट to emit more light। इस लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको हीट होना पड़ेगा और ज्यादातर इसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादातर हीट इसको खुद रखनी पड़ेगी, एनवायरनमेंट में बाहर नहीं भेजनी है, ज्यादातर हीट इसको खुद के पास रखनी है, और ताकि वो जितना ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा गर्म होगा उतनी ज्यादा लाइट एमिट करेगा, जितना ज्यादा हीट होगा उतनी ज्यादा लाइट एमिट करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे बहुत ज्यादा हीट होना है, बल्ब का जो फिलामेंट है बहुत ज्यादा हीट होना है। तो अगर इसको बहुत ज्यादा हीट होना है, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज होती है जो हीटिंग होने पे मेल्ट हो जाती है। यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट अगर ज्यादा रहेगा तो ये इजीली क्या नहीं होगा, इजीली ये डिसॉल्व यानी कि मेल्ट नहीं होगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये अच्छे से काम करेगा और बहुत अच्छा ब्राइट होकर हमारा बल्ब ये काम करता रहेगा। और इसके लिए बच्चों जब हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई कि हमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रखना है, इसके लिए हम इसीलिए इस बल्ब में जो फिलामेंट है वो हम बना देते हैं टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन क्यों, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस। यू कैन इमेजिन 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि इस टेम्परेचर तक तो बल्ब का फिलामेंट जो है वो मेल्ट नहीं होगा और ये बल्ब जो है इफेक्टिवली काम करता रहेगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई बोलो, दिमाग का बल्ब जलाओ, दिमाग का बल्ब जलाओ। ठीक है, चलो
अब बच्चों करना क्या है, किसी भी चीज में अगर आपने देखा होगा कभी भी हम बाहर कभी आग लगाते हैं तो आग लगने के लिए हम बात करते हैं कि हमारे पास जो चीज होनी चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए क्या, अरे बोलो, हमारे पास होना चाहिए ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए, और ऑक्सीजन गैस अगर होगी तभी कोई भी चीज जलती है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज नहीं जलेगी। तो बच्चों अगर हमें टंगस्टन को बहुत ज्यादा हीट करना है तो हीटिंग में इट शुड नॉट कैच फायर, उसके अंदर आग नहीं लगनी चाहिए, बस हीटिंग होती रही, बस आग नहीं लगनी चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है, इस फिलामेंट को ऑक्सीजन से दूर रखना है, और जैसे ही अगर ऑक्सीजन टच में आ गई तो ये कंबशन हो जाएगा इसका, और ये बल्ब एकदम से फ्यूज हो जाएगा। तो बच्चे इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इस फिलामेंट के ऊपर कांच की कवरिंग चढ़ा देते हैं और इसको फिल कर देते हैं, फिल्ड विद इनर्ट गैस लाइक आर्गन। ठीक है बच्चों, ये आर्गन से इसको फिल कर देते हैं, और अगर आर्गन से इसको फिल कर देंगे इसका मतलब ये इनर्ट गैस से हमने इसको फिल कर दिया, अब ये कितना भी हीट होता रहे इट विल नॉट कैच फायर। और अगर बच्चों आप कभी ऑब्जर्व भी करेंगे, अगर आप मान लो कि इस जो बल्ब है, बल्ब के ऊपर का गिलास अगर आप तोड़ देंगे तो वो ब्रोकन गिलास, जो टूटा हुआ ग्लास जो होगा, उस गिलास को तोड़ने के बाद, यानी कि अगर ग्लास टूट गया और अगर आप बल्ब को जलाने की कोशिश करेंगे तो एकदम से फॉर ए इंस्टेंट बल्ब दिस फिलामेंट विल ग्लो एंड देन उसके बाद ये बंद हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया। तो 1 सेकंड को तो ये हीट होगा बहुत ज्यादा और फिर ये जो है फ्यूज हो जाएगा, यानी कि काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको हम फिल करके इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन से इसको फिल कर देते हैं। अब बच्चों हम बढ़ते हैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ठीक है बच्चों, अब फ्यूज क्या होता है बच्चों, फ्यूज आपने सभी ने सुना होगा कि घर में फ्यूज होता है, और जब भी लाइट कुछ ज्यादा या कम जब ज्यादा लाइट आती है, अनडिजायरेबल करंट तब आ जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है। तो इस फ्यूज का फंक्शन क्या होगा बच्चों, फ्यूज का जो फंक्शन होता है इट कंट्रोल अननेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट इन सर्किट। फ्यूज जो होता है ये मेक श्योर करता है कि सर्किट में अननेसेसरीली हाई करंट फ्लो ना करे, अननेसेसरी हाई करंट फ्लो ना करे। तो इस सर्किट की डिजाइनिंग कुछ ऐसी होती है बच्चों कि ये जो होता है अगर ज्यादा करंट आ गया तो ये जो है वो फ्यूज हो जाता है। होता क्या है बच्चों कि ये जो होता है एक मान लीजिए एक हमारे पास पोर्सिलिन एक मटेरियल होता है, मुल्तानी मिट्टी जैसा दिखता है, ठीक है। पोर्सिलिन एक मटेरियल होता है, उसके अंदर ये इसको यहाँ पे एक पतला सा वायर होता है, ठीक है, वेरी थिन वायर, बहुत पतला वायर होता है। और बच्चे ये होता क्या है कि ये जो है वो हमेशा सीरीज में लगता है, यानी कि 2 फ्यूज लगे होंगे, 2 पतले पतले वायर होंगे, और 2 फ्यूज अगर लगे होंगे इसका मतलब ये मान लीजिए यहाँ से बाहर से सप्लाई आई, 2 वायर आते हैं सप्लाई में, एक अर्थिंग आती है, एक हमारा वो मेन जो आता है वो फेज होता है, और फिर ये जाता है हमारे घर के अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों इस चीज़ को मैं और ज़्यादा अच्छे से बता देता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे, ठीक है बच्चों। तो ये जो फ्यूज़ है, मान लीजिए ये हमारा सोर्स था, उस सोर्स से जो है वो पैरेलल वायर शायद 2, मान लीजिए 2 पैरेलल वायर है, फिर इनमें यहाँ पे हमने फ्यूज़ लगा दिए, ठीक है बच्चों, ये वायर लग गया फ्यूज़ का, और फिर यहाँ से ये दोनों वायर जो मेन सप्लाई लेके जाते हैं हमारे हाउस में, ठीक है बच्चों, हाउस। तो बच्चों एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन होते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट के लिए, यानी कि एक स्पेसिफिक लिमिट ऑफ करंट के लिए। स्पेसिफिक लिमिट ऑफ करंट का मतलब मान लीजिए कि एक आयरन है, यानी कि एक आयरन प्रेस है, ठीक है, जिसको हम आयरन भी बोलते हैं, लॉन्ड्री आयरन। तो मान लीजिए एक आयरन है, और ये आयरन जो सहन कर सकती है वो 1 किलोवाट पावर जो है वो सहन कर सकती है, उससे ज़्यादा ये सहन नहीं कर सकती। इसका मतलब पावर इज इक्वल टू वी में 1 किलोवाट, 1 किलो मतलब 1000 वोट, ठीक है बच्चों। और वोट जो होती है ये इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट है, जो हम इलेक्ट्रिकल पावर अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप याद रख सकते हैं वोट जो है दिस इज यूनिट ऑफ पावर, ये पावर की यूनिट है, ठीक है बच्चों। तो अगर P इज इक्वल टू वी आई है, पावर इज इक्वल टू वी आई है, और वोल्टेज हमारे हाउस होल्ड में होती है नॉर्मली 220-230 वोल्ट, जो हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है बच्चों। और पावर कितना है, पावर है 1000 वोट। तो यहाँ से अगर हम करंट निकालेंगे तो करंट कितना आ जाएगा, 1000/220 इज इक्वल टू 4.6 एम्पियर।
यानी कि ये जो आयरन है ये 4.6 एम्पियर करंट के लिए बनी है। 4.6 एम्पियर करंट के लिए अगर ये बनी है तो हम ये बोल सकते हैं कि इस आयरन के लिए हम जो फ्यूज यूज करेंगे वो इससे थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 5 एम्पियर वाला यूज कर लेंगे। 5 एम्पियर वाला फ्यूज यूज करेंगे तो बच्चे इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर कभी भी 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आया तो अगर ज़्यादा करंट आया, लेकिन हमें पता है कि जो इसके अंदर वायर है उसकी लिमिट है सहन करने की 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट कभी इंक्रीज हुआ तो ये वायर क्या होगा, हीटिंग की वजह से ये वायर जो है वो हीटिंग की वजह से ये हो जाएगा मेल्ट, ये वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही वायर मेल्ट हुआ तो इसका मतलब जैसे ये वायर मेल्ट हुआ यानी ये वायर ब्रेक हो जाएगा और सर्किट हमारा कैसा हो जाएगा, सर्किट ओपन। इसका मतलब जैसे ही ज़्यादा करंट हुआ तो यहाँ से फ्यूज ने सप्लाई काट दी, और कैसे काट दी, हीटिंग की वजह से ये वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा और आगे सप्लाई नहीं जाएगी और इस तरीके से सर्किट ओपन हो जाएगा। यानी कि हमारी जो आयरन थी, ये आयरन जो है वो सेफ रहेगी, खराब नहीं होगी, उसके अंदर ज़्यादा करंट नहीं जा पाएगा, क्योंकि जैसे ही लिमिट आएगी 5 एम्पियर तो ये फ्यूज जो है वो उड़ जाएगा, जिसको बोलते हैं ना फ्यूज उड़ गया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब सप्लाई कट जाएगी और आयरन खराब होने से बच जाएगी। तो ये थी बच्चों फ्यूज की एप्लीकेशन। और अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से उसकी करंट लिमिट कितनी है यानी कि उसकी पावर कितनी है, उस पावर के हिसाब से डिसाइड होगा उस चीज़ का करंट यानी कि आई, और उस आई के हिसाब से होगा कि हम कौन सा वाला फ्यूज यूज करने वाले हैं। चलिए ठीक है, अब चल लेते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर की तरफ। इलेक्ट्रिक पावर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, जो हमारा इस टॉपिक का लास्ट हेडिंग है। लास्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर हमने पेंडिंग छोड़ा था, इलेक्ट्रिक पावर ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं। दैट इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पी इलेक्ट्रिक। और इसकी सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन ये होगी कि इट इज़ रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिलीवर्ड, यानी कि वर्क डन। इट इज रेट एट which electric energy is delivered. It is at rate which electric energy is delivered का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब होगा बच्चों वर्क डन, यानी कि जितना वर्क डन हो रहा है वो एक तरीके का एनर्जी तो है। ठीक है, तो जितना वर्क डन हुआ, वर्क डन की रेट यानी कि पर सेकेंड, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम विल बी आवर पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन हम पढ़ ही चुके थे। वर्क डन हमारा क्या था, वर्क डन था हमारा कितना बताओ, वर्क डन था हमारा वोल्टेज इनटू चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब Q बाई टी अगर हम ले लेंगे, Q बाई टी मतलब करंट, यानी कि हो जाएगा VI, और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। दैट मीन्स पावर विल बी इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। नाउ पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। देखो V की जगह पे अगर हम आई आर पुट, V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आई आर इंटू आई, और इसी से ये फॉर्मूला बन जाएगी पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है बच्चों, यानी पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये एक और डेरिवेशन होगी। ये फॉर्मूला कोई याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है, हमारा स्टार जो है वो ये है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन आपको पता है कि वोल्टेज इंटू चार्ज, और ये सारी चीज़ फिर आप खुद ड्राइव कर सकते हैं। अब मैं इसमें अगर ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मैथमेटिकली, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और सिंस वी हैव, हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसका मतलब आई स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये बन जाएगा पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। एक हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। तो टोटल हमारे पास हमको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, या फिर मैं ये कहूँ अच्छे से तो कि अगर तू होशियार बच्चा होगा और तूने सारी चीज़ अच्छे से समझी होगी तो तुझे ना तो ये याद रखना है, ना ये याद रखना है, ना ये याद रखना है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस इज स्टार। ठीक है बच्चों, स्टार को अपना ये है, ठीक है। बाकी सब ये सब तो नेपोटिज्म वाले हैं, ये है हमारा रियल स्टार, ये तो नेपोटिज्म चल रहा है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं पावर की SI यूनिट के बारे में। बच्चों इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट, ठीक है। और वोट जो है बहुत कम करंट के लिए वोट होती है, लेकिन यूजुअली हम प्रैक्टिकली तो इतना कम करंट यूज़ करते नहीं, हम तो बहुत हाई करंट यूज़ करते हैं। तो हाई करंट के लिए पावर की एक कमर्शियल यूनिट बनाई गई, पावर की एक कमर्शियल यूनिट बनाई गई
और वो यूनिट ये बताती है कि 1 वोट जो है वो 1 वोट की अगर हम 1 वोट अगर लिखेंगे, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, यानी कि 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। और 1 वोल्ट हम तो डायरेक्ट यूज़ ही कितना करते हैं, हम तो 220 वोल्ट यूज़ करते हैं, 1 वोल्ट तो यूज़ ही नहीं करते। इसीलिए हमने क्या किया, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट बना दी और हमने बना दिया 1000 वोट के लिए। 1000 वोट इज इक्वल टू 1 किलो। 1000 जब भी लगता है तो 1000 का मतलब होता है किलो, 1 किलो वॉट यानी कि 1 kW। ठीक है बच्चों। और फिर हमने जो टाइम था उस टाइम को ये अभी जो हम टाइम में डिफाइन कर देते हैं कुछ कि कितने टाइम में पावर डिलीवर हो रही है, तो उस टाइम में हम ये बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट आर मतलब घंटा, 1 घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट आर का मतलब क्या होगा, 1 किलोवाट का मतलब 1000 इंटू आर का मतलब, आर को मिनट्स में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, एक बार और 60 से मल्टीप्लाई टाइम सेकंड्स में, तो इतने वॉट, ये 1 किलोवाट आर की वैल्यू आ गई। और इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है बच्चों, क्योंकि टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल बी जूल। ठीक है, वॉट को टाइम से मल्टीप्लाई, देखो पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, हमारी हीट एनर्जी आएगी ना, और ये हीट किस में होगी, जूल में। इसीलिए 1 किलोवाट को जब हम टाइम से यानी कि आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो दिस इज कमर्शियल यूनिट, किलोवाट आर, दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ करंट, किलोवाट आर, दिस इज कमर्शियल यूनिट। ठीक है बच्चों, और एक्चुअल में कमर्शियल यूनिट किसकी है, 1 किलोवाट आर। आर मतलब टाइम, यानी कि पावर इनटू टाइम की वैल्यू है ये, और पावर इनटू टाइम क्या होता है, हमारा हीट यानी कि हमारी एनर्जी। एक्चुअल में ये जूल जो है, जूल भी आप देखोगे तो किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। तो बच्चों यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आई विश कि आप अब सारे क्वेश्चंस सोल्व कर पाएंगे, और उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो भी डाल देंगे जिसमें हमने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लव द टॉपिक देन प्लीज़ डू शेयर, कमेंट एंड लेट्स फ्रॉक।